नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में रहस्यों से भरी कई ऐसी जगहें हैं जो इंसान की सोच से परे हैं। इन जगहों के किस्से हैरान करने वाले होते हैं। इनसे जुड़ी कहानियां रोंगटे खड़े करने वाली होती है। हालांकि कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग चमत्कार, तो कुछ लोग अंधविश्वास। लेकिन कल्पना और सच के बीच तैरती ऐसी कहानियां हमारे इर्द गिर्द होती है जिन पर यकीन कर पाना वाकई मुश्किल होता है। दोस्तों, साल 1998 की सर्दियों में मैं ट्रक में सामान लेकर डिलीवरी करने के लिए जा रहा था, जिसमें मेरे साथ मेरा बीमार हेल्पर भी मौजूद था। इसी बीच हमारी ट्रक बीच रास्ते में खराब हो गई। काफ़ी देर तक जब हमें कोई गाड़ी हाईवे पर नहीं दिखी तो मदद लेने के लिए मैं नज़दीकी गांव के लिए रवाना हो गया। मैंने हेल्पर को ट्रक में रहने को कहा ताकि हाईवे पर किसी वाहन के आने पर मदद ली जा सके। बीमार होने के कारण मैंने हेल्पर को ट्रक में रहने की सलाह दी और जल्द ही आने की बात कही और मैं मैकेनिक को लाने के लिए नज़दीकी गांव के लिए निकल गया। शायद वो गांव यहाँ से 14 किलोमीटर दूर था, जहां पर पहुंचने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया और इसी बीच बर्फबारी भी शुरू हो गई, जिसके वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। तभी मैंने देखा कि मुझे पैदल चलते चलते काफ़ी समय हो चुका है और मेरे पाँव में भी दर्द होने लगा था। मगर आबिया से गांव की दूरी कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए मैं थोड़ी देर किसी सही जगह पर बैठकर आराम करना चाहता था। फिर मुझे वहीं से थोड़ा आगे की तरफ एक पेड़ नजर आने लगा और उस पेड़ के नीचे मुझे कोई बैठा हुआ नजर आया। शाम का वक्त था, तो ऐसे में मुझे वो थोड़ा साफ नजर आया था। और इधर तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजने लगी। जैसे मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरा खाला से मुझे फ़ोन कर रहा था। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन उठाते ही उसने कहा, अरे साहब जी, आपको इस गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर किसी आदमी से मदद मिल गई है। उसकी बात सुनकर मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ मैं उस गांव के बहुत करीब आ गया था, तो दूसरी तरफ मुझे अपना हेल्पर वापस आने को कह रहा था। फिर बाद में मैंने सोचा कि अब मुझे वापस निकलना चाहिए, इसीलिए मैंने अपने कदम को वापस मोड़ लिया और फिर अपनी ट्रक की तरफ रवाना हो गया। अब मैंने ये सब पक्का कर लिया था कि वो हमारे ट्रक को ठीक कर ही देगा। फिर मेरे खलासी ने थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से फ़ोन किया और बताया कि अब ट्रक बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसने ट्रक को थोड़ी दूर चलाकर भी देखा। अब उसकी बातों से मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा था। अब मैं चाहता तो उसको अपने सामने बुला सकता था, लेकिन ये सड़क बेहद पतली थी और इसके ऊपर ट्रक का टर्न लेना बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ी दूर पैदल चलता हूँ और फिर उसको फ़ोन कर दूंगा। अब तक अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था, चारों तरफ से रोशनी गायब हो चुकी थी और ऐसी हालत में अब मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन किसी तरह से मैं वापस से ट्रक की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक लाल कपड़ों में लिपटे बड़ी सी पोटली नजर आने लगी। पहले तो मैं उस पोटली की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों बार बार मेरी आंख उसकी तरफ चली जा रही थी। फिर मैं उस पोटली के पास पहुंचा और उसे छू लिया और उसके छूते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी ऐसी चीज पर हाथ रखा जो मेरी समझ से परे है। उसके बाद जब मैंने उस पोटली को खोलने की कोशिश की तो वो खुल नहीं रही थी। उसके ऊपर करीबन 6 से 7 कपड़े लपटे हुए थे, इसीलिए मैंने उस पोटली को वहीं पर छोड़ दिया और वापस से सड़क पर चलने लगा। ठंड ज़्यादा थी और मेरे दांत भी कटकटा रहे थे कि तभी मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई, अरे वो भाई साहब, अपने सामान तो लेकर जाओ। अब इतना सुनते ही मुझे एक बार के लिए जोर का झटका लगा, क्योंकि वहाँ पर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैं जैसे पीछे मुड़ा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि पीछे की तरफ वो नज़ारा नहीं था जो मैंने सुना था। दरअसल वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था, लेकिन तभी मेरी नजरें उसी पोटली के बगल में पड़ी हुई
एक सफेद शीशी पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस कांच के शीशी के अंदर कुछ था जो सफेद रंग का था। फिर मैं उसके पास गया और उसे उठाकर देखने लगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या चीज थी कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, और जैसे वो हाथ मेरे कंधे पर आया तो मैं बुरी तरह से सहम गया। दरअसल मैंने देखा कि वो हाथ बहुत ही ज्यादा ठंडा था और उस हाथ के छूने मात्र मेरे पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने हाथ में बर्फ लेकर मेरे कंधे पर रखा हो। फिर मैं जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि एक 50 साल का आदमी मुझे अपने पीछे खड़ा नजर आ रहा था, और उस आदमी के देखते मुझे हल्का सा सुकून मिला, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वहां पर वैसा कुछ भी नहीं था। तभी उस आदमी ने अपने चेहरे को अजीब तरीके से बनाते हुए कहा, तुमने उस पोटली को हाथ लगाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब अगर तुमने मेरी काम को नहीं किया तो तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मुझे डर भी लग रहा था और साथ में हल्की फुल्की हंसी भी आ रही थी, क्योंकि उसके शरीर में इतनी ताकत तो नहीं थी कि वो मुझे रोक सके। मुझे लगा कि शायद वो मुझे डरा कर अपना काम करवाना चाहता है, इसीलिए मैंने भी कहा, अरे भाई साहब, आपके अंदर इतना दमखम तो है नहीं जो आप मुझे मार सकते हैं। फिर इतने में ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, और तभी उसने मेरे गले को पकड़ा और एकदम से मुझे हवा में उठा दिया। उसकी ताकत को देखकर मैं तो हैरान हो गया था, क्योंकि उस आदमी ने अपने हाथ से मुझे हवा में उठा डाला था। अब मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे रंगों में दौड़ता खून अब धीरे धीरे थमने लगा है और मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ने लगा था। अब मैं उस आदमी से अपनी जान की भीख मांगने लगा था कि तभी उस आदमी ने मुझे नीचे पटक दिया, और मैं जैसे नीचे गिरा तो मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी उस आदमी ने कहा, ये जो तुम्हें सफेद रंग का शीशी नजर आ रही है, तुम्हें शीशी को लेकर बीके इस घाट के पास जाना होगा। दोस्तों, इस जगह का नाम सुनकर मैं तो हैरान था, क्योंकि मेरी ट्रक बिल्कुल उसी जगह के रास्ते पर सटी हुई थी जहां पर उसने यह जगह बताई थी। फिर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसका काम करने के लिए हाँ बोल दिया। तभी उस आदमी ने कहा, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि इस बोतल को ले जाते समय अगर किसी ने भी इस बोतल को देख लिया तो तुम्हें उसे जान से मारना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी हर एक बात में मुझे डर और दहशत साफ नजर आ रही थी, और इसी बीच मेरी नजर उस पतले से आदमी के पैरों और उसके हाथ पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक तो उसके पैर टेढ़े बने हुए थे और दूसरे उसके हाथ भी थोड़े अजीब से थे, जिस पर लाल लाल कुछ लगा हुआ था। फिर ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि यह तो खून था। एक अकेले इंसान को डराने के लिए बस इतना काफी होता है। अब मेरे पास उस आदमी का काम करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए मैंने उस सफेद रंग की बोतल को उठाया और उसे अपनी हथेली में दबाकर वहां से निकल पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई इस बोतल को देख ले, वरना मुझे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है या फिर किसी दूसरे इंसान की जान लेनी पड़ सकती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, पर फिर भी मैं किसी तरह भटकते हुए कुत्ते की तरह बस रास्ते पर चले जा रहा था। फिर थोड़ी देर बीतने के बाद मैं ठीक उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर उस आदमी ने मुझे बताया था। पर मैं जैसे वहां पर पहुंचा तो मुझे वहां से ठीक आगे एक छोटी सी गली जाती हुई नजर आने लगी। उस आदमी ने मुझे बताया था कि मुझे इस गली से होते हुए आगे की तरफ जाना है, मगर मुझे डर था कि कहीं मेरा खलासी मुझे सफेद रंग की शीशी को ले जाते हुए देख ना ले, वरना बहुत ही बड़ी अनहोनी हो सकती है। पर ऐसे में मैं काफी संभल कर निकल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर भी बैठे हुए इंसान को भी साला कुत्ता काट लेता है। दोस्तों, इस समय मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं वो सफेद रंग की शीशी लेकर निकल रहा था तो अचानक से मेरे खलासी मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे ताजी, कहाँ जा रहे हो आप? और ये आपके हाथ में सफेद रंग का क्या है? अब ये सुनते ही
मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। उसके इतना कहते ही मैंने अपना माथा पकड़ लिया और उसके बाद मैंने उसकी तरफ पलटते हुए उससे कहा, अरे यार, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं क्या करूं? पर उसे भी मेरी बात समझ में नहीं आई। फिर मैं उसके पास चला गया, क्योंकि जैसे कि उस आदमी ने मुझे बताया था कि किसी की नज़र पड़ने के बाद मैं उस रास्ते की उसी खाई की तरफ उस सीसी को नहीं फेंक सकता। इसीलिए मैंने अपने खालिद के पास गया और उस सफ़ेद रंग की सीसी को वहीं पर नीचे रख दिया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी खलासी की जान ले सकूं। इसीलिए मैंने तुरंत ही ट्रक के अंदर बैठना ठीक समझा और ट्रक को स्टार्ट कर लिया। पर ट्रक जैसे स्टार्ट हुई तो मेरे खालासी ने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रक के सामने वाले कांच पर लाल लाल रंग की चीज नजर आने लगी। और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लाल रंग की चीज की वजह से आगे का पूरा कांच ढक गया था और हम कोई भी चीज अब देख नहीं सकते थे। तभी मेरे खालासी ने कहा, अरे उस्ताद जी, ये सब क्या है? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, चिंता मत करो, लगता है मैंने जो सोचा था अब वही होने वाला है। तुम एक काम करो, ट्रक को चारों तरफ से लॉक कर दो, और हाँ, गलती से भी बाहर निकलने की हिम्मत मत करना। मेरे कहने पर उसने भी ऐसा ही किया और उसके बाद हमने चारों तरफ से ट्रक को लॉक कर दिया और चुपचाप अंदर बैठे रहे। अब मैं ट्रक को चलाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ट्रक एक ही जगह पर स्लिप मार रहे थे। मैं अपने खालासे से पूछना तो भूल ही गया था कि आखिर ट्रक को ठीक करने में किसने मदद की थी, मगर इस वक्त तो सही मौका भी मुझे नहीं मिला था। इतने में ही किसी ने हमारे कांच पर थपथपाया और इस आवाज़ को सुनते ही मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कांप उठा। पहले तो मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। लेकिन उसके बाद मेरी नज़र अब कांच के बाहर पड़ी तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर एक दुबला पतला सा आदमी नजर आ रहा था। ठीक से देखने पर पता चला कि ये तो वही आदमी था जो कि कुछ देर पहले मुझे बीच रास्ते में नजर आया था और उसने मुझे उस सफेद सीसी को वहाँ पर फेंकने को कहा था, लेकिन मैं उसके काम को पूरा नहीं कर पाया था और इस स्थिति में वो मुझे नुकसान दे सकता था। पर जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अभी रात के 2:30 बज रहे थे। अभी करीब 1.5 घंटा बाकी था और अगर 1.5 घंटे के अंदर मैं उस आदमी के चंगुल में फंस गया तो शायद वो मुझे मार भी सकता था। इसीलिए मैं किसी भी हालत में अब ट्रक से बाहर नहीं निकलना चाहता था। तभी मैंने देखा कि ट्रक जोर जोर से हिलने लगी थी और बगल में खड़ा हुआ वो आदमी अब मुझे गुस्से में नजर आ रहा था। हमारे ट्रक को हिलाता देखकर अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रक कभी भी पलटी खा सकती है, मगर मैं किसी भी हालत में ट्रक से नीचे उतरकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। इसीलिए मैं अभी भी ट्रक ड्राइवर को पकड़कर वहीं पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर तक तो ट्रक हिलती रही और एक खौफनाक मंजर में हम दोनों फंसे रहे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी। और फिर जब रात के 3:30 बजने का वक्त हुआ तो मैंने ट्रक का शीशा नीचे गिरा दिया और तभी मुझे आवाज़ आई, आज तो तू किस्मत से बच गया, लेकिन आइंदा मुलाकात हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो शख्स जो मुझे ट्रक के बाहर नजर आ रहा था वो हवा में धुआं हो गया। दोस्तों, उस दिन मैंने अपने जिंदगी के सबसे खौफनाक नज़ारे को देखा था। उसके बाद मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और हम दोनों वहाँ से डिलीवरी करने के लिए आगे निकल गए। उस रात के बाद फिर मैं कभी उस रास्ते से नहीं निकला और आज भी जब मैं उस कस्बे के बारे में सुन लेता हूँ तो मेरे बदन में सनसनी मच जाती है और उस दिन की याद किसी भूतिया मूवी की तरह मेरे दिमाग में चलने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।